नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से भरा नामांकन, भाजपा और संघ पर जमकर बोला हमला। सुप्रीम कोर्ट से हार्दिक पटेल को लगा झटका, नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो को बताया ऐतिहासिक, कहा न्याय योजना साबित होगी गरीबी के लिए स्ट्राइक। और राजस्थान में बीजेपी ने खेला बड़ा दांव, आरएलपी और भाजपा में गठजोड़। नागौर सीट पर ज्योति मिर्धा के सामने होंगे हनुमान बेनीवाल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों के हुजूम के बीच बहन प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने रोड शो भी किया। रोड शो के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और संघ पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मैं केरल केवल ये मैसेज देने आया हूं कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत एक देश है। जिस तरह नरेंद्र मोदी और आरएसएस काम कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि उनकी संस्कृति पर, उनकी भाषा पर हमला हो रहा है। मैं उत्तर भारत के भी साथ हूं तो दक्षिण के भी साथ हूं। राहुल गांधी ने कहा कि वे सीपीएम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जानता समझता हूं कि सीपीएम में शामिल मेरे भाई बहन मेरे खिलाफ बोलेंगे, मुझ पर जुबानी हमला करेंगे, लेकिन मैं पूरे प्रचार अभियान के दौरान उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलने जा रहा। अमेठी से भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद 2 दिवसीय जिले के दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आज तक किसी का साथ नहीं निभाया, महागठबंधन ने उनका साथ छोड़ दिया। ममता बनर्जी उनको तवज्जो नहीं देती। उन्होंने उस लेफ्ट की पीठ में भी छुरा घोंप दिया जिसके सहारे वे सत्ता सुख भोग चुके हैं। राहुल गांधी ना तो अपनों के हुए ना परायों के। इसके पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि 15 साल तक अमेठी की जनता के सहारे सत्ता का सुख भोगने के बाद अब वे कहीं और भाग रहे हैं। यह अमेठी की जनता का अपमान है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में अमेठी की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की। पार्टी ने 29 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों की सूची जारी की। इस सूची में सूबे के वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह दोनों के बेटों को टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल को छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। राज्य के लिए पहली सूची में कांग्रेस 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, यानी अब सिर्फ 8 नाम और बचे हैं। वहीं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह राहुल को सीधी से टिकट मिला है। खंडवा से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव में शिवराज के मुकाबले उतरने वाले अरुण यादव को टिकट दिया गया है। रीवा लोकसभा सीट से सिद्धार्थ तिवारी को टिकट मिला है। कांग्रेस ने जबलपुर से विवेक तनखा को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा सीट से पार्टी ने प्रभु सिंह ठाकुर को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी ने एनडीए से गठबंधन कर लिया है। इसी के साथ गोरखपुर से वर्तमान एसपी सांसद प्रवीण निषाद एनडीए में शामिल हो गए हैं। गोरखपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान एसपी ने प्रवीण निषाद को उतारा था। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर सीट खाली की थी। निषाद पार्टी के बीजेपी के साथ जाने को एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन के लिए झटका माना जा रहा है। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि इस गठबंधन का पूर्वांचल के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी प्रभाव पड़ेगा। सीटों को लेकर हमारी कोई मांग नहीं थी, मुख्य मुद्दा सामाजिक है। गोरखपुर सीट पर बीजेपी जिसे भी उतारना चाहे ये उसका फैसला होगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 अन्य जवान घायल हो गए। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के परतापुर थाना क्षेत्र के तहत महला गांव के करीब नक्सलियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ में बीएसएफ की 114वीं बटालियन के 4 जवान शहीद हो गए तथा 2 अन्य जवान घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महला स्थित बीएसएफ के शिविर से सुरक्षा बल का दल गश्त पर निकला था। इस दल में जिला बल के जवान भी थे। जवान जब कुछ दूरी पर थे तभी नक्सलियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि कुछ देर तक दोनों ओर से गोलाबारी के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। इस घटना में 4 जवान शहीद हो गए तथा 2 अन्य घायल हो गए।
पाटीदार आंदोलन के पोस्टर बॉय और कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेहसाणा दंगा केस में मिली उनकी सजा पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। आज तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि थी। ऐसे में अब हार्दिक लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पिछले हफ्ते 29 मार्च को गुजरात हाई कोर्ट ने 2015 के मेहसाणा दंगा केस में उन्हें मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सजा मिलने के बाद से ही वे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के मुताबिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के तौर पर उनके पास आखिरी विकल्प बचा था, जहां अपील कर वे राहत पा सकते थे और उसके बाद नामांकन कर सकते थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात ने द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को काफी बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित जायद मेडल से सम्मानित किया। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने राजाओं, राष्ट्रपतियों और राष्ट्राध्यक्षों के दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। अबुधाबी के युवराज मोहम्मद बिन जायद ने ट्वीट किया कि भारत से हमारे ऐतिहासिक और व्यापक रणनीतिक रिश्ते हैं, जिन्हें हमारे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बढ़ावा दिया है। उनके प्रयासों की सराहना करते हुए यूएई के राष्ट्रपति ने जायद मेडल प्रदान किया। खलील टाइम्स की खबर के मुताबिक दीर्घकालिक मैत्री और दोनों देशों के बीच संयुक्त रणनीतिक सहयोग को और मजबूती देने में मोदी की भूमिका की सराहना के तौर पर यह सम्मान दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में लोकसभा चुनाव की तारीख में बदलाव संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। ईसाइयों के एक संगठन ने अपनी याचिका तत्काल सूचीबद्ध करने का न्यायालय से अनुरोध किया था। याचिका में तमिलनाडु और पांडिचेरी में मतदान की तारीख 18 अप्रैल में बदलाव करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि ये चुनाव की तारीख बदली जाए, क्योंकि ये गुड फ्राइडे और ईस्टर की पवित्र अवधि के बीच पड़ रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ से कहा कि मतदान की तिथि गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच में है, इसलिए इसके लिए नई तारीख तय की जाए। इस पर न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े ने याचिकाकर्ताओं के वकील से पूछा कि आप किसी पवित्र दिन पर मतदान नहीं कर सकते। पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि हम आपको ये सलाह नहीं देना चाहते कि प्रार्थना कैसे करें और मतदान कैसे करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष की पहली क्रेडिट पॉलिसी जारी करते हुए रेपो रेट में लगातार दूसरी बार कटौती का ऐलान किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की है। इसके साथ ही रेपो रेट 6.25% से गिरकर 6% पर पहुंच गया है। रेपो रेट में कमी होने का फायदा होम लोन और कार लोन की ईएमआई देने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं को मिल सकता है। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 7.20% की दर से जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया। गौरतलब है कि आरबीआई की रेपो रेट अभी 6.25% है, जो घटकर 6% के स्तर पर पहुंच गई है। इससे पहले 7 फरवरी को पेश मौद्रिक नीति समीक्षा में भी रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की थी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर पीसीसी में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो आम लोगों से चर्चा करने के बाद बनाया गया है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर सार्वजनिक क्षेत्र में 24 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। पीसीसी चीफ ने कहा कि कृषि के लिए अलग से बजट बनाया जाएगा। पायलट ने आगे कहा कि केंद्र में सरकार आने पर 33% महिला आरक्षण बिल लोकसभा में रखा जाएगा। पर हमने इसमें अतिशयोक्ति नहीं करी। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, लेकिन हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हम सार्वजनिक क्षेत्र में 34 लाख नौकरी देने का हम सुनिश्चित करेंगे। इसमें जो 4 लाख के सरकारी पद खाली पड़े हैं उन पोस्ट को भरेंगे और प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम सेवा मित्रों के पद का नियोजन करेंगे और 10 लाख ग्राम पंचायतों के माध्यम से लोगों को नौजवान को रोजगार देंगे। और राज्य सरकारों के भी लगभग 20 लाख पद खाली पड़े हैं। निवेश को प्रोत्साहन देना, युवाओं को रोजगार देना, देश की अर्थव्यवस्था में जो न्याय योजना के माध्यम से अधिक धनराशि आएगी, उससे कंजम्पशन का डिमांड बढ़ता है और फिर ग्रामीण क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था ठप पड़ी थी उसको पुनर्जीवित करने का काम नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद इस योजना के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीबों के लिए 72,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये न्याय योजना गरीबी पर एक स्ट्राइक साबित होगी। इसमें किसी भी प्रकार की जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। पायलट ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार ने आंकड़ों के जाल से खेला है। दलितों के पैर धोने से दलितों का उत्थान नहीं होगा। उनके पेट में 2 समय की रोटी मिलनी चाहिए। जुमले देने से आपकी सरकार वापस नहीं आएगी। सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ गेम चेंजर है 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर, वो घोषणा राहुल जी पहले कर चुके थे, आज इस घोषणा पत्र में मौजूद है। न्याय योजना, न्यूनतम आय की योजना। इस देश में लगभग 200 देश हैं, दुनिया में 200 देश हैं, किसी भी देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना बड़ा गरीबी अनुमोदन का गरीबी के बाद 72,000 गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का जो पीड़ा उठाया राहुल जी ने, उसको देश ने पसंद किया, लेकिन भाजपा में बौखलाहट है। क्योंकि 5 साल बीत गए, उन्होंने वादा किया 15 लाख रुपए प्रति खाते में आने का। हम भी कह सकते थे 20 लाख 25 लाख, लेकिन सारी अर्थव्यवस्था समझकर विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद 72,000 रुपए प्रति वर्ष देश की सबसे गरीब 20% परिवारों को जाएगा। कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है। एनएसएसओ का एक आंकड़ा आने वाला था जो बेरोजगारी से संबंधित था। पिछले 48 सालों में बेरोजगारी दर इतनी कभी नहीं बढ़ी जितनी वर्तमान में आज है। हनुमान बेनीवाल अब भाजपा के हो गए हैं। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब एनडीए की घटक दल बन गई है। जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हनुमान बेनीवाल ने एनडीए में शामिल होने की घोषणा की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और राजस्थान प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी मौजूद रहे। हनुमान बेनीवाल आरएलपी के उम्मीदवार के रूप में नागौर से चुनाव लड़ेंगे। प्रेस वार्ता में बेनीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। वहीं इस मौके पर भाजपा के राजस्थान प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हनुमान बेनीवाल के एनडीए में शामिल होने से हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली में इसका असर पड़ेगा। बेनीवाल के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस को करारा झटका लगा है। गौरतलब है कि हनुमान बेनीवाल एक बार भाजपा से विधायक रह चुके हैं। वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2 बार खींवसर से विधायक चुने गए। वसुंधरा राजे से मनमुटाव के चलते हनुमान बेनीवाल ने भाजपा से मुंह मोड़ लिया था। एक बहुत प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान की राजनीति में जिन्होंने अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है और उनका जीवन विद्यार्थी राजनीति से प्रारंभ हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और 2 बार निर्दलीय रूप से खींवसर से विधायक रहे। ऐसे तीसरी बार विधायक बने और उन्होंने एक अपने राजनीतिक दल बनाया आरएलपी। हमने दोनों ने बैठकर निर्णय किया है कि आरएलपी एनडीए का एक घटक होगा और साथ मिलकर हम ये चुनाव लड़ेंगे। तो बेनीवाल जी को इस योजना में वे हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं और राजस्थान में एक दूसरे की हम पूरी मदद करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब हमारे साथ है। हम मिलकर काम करेंगे और आरएलपी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया बेनीवाल जी को हमने आग्रह किया है कि वो नागौर से लड़े। नागौर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार के हैसियत से वो लड़ेंगे और बाकी सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। केवल राजस्थान नहीं, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी
उनके सभी कार्यकर्ता इसके लिए जोर से प्रचार करेंगे तो मुझे बहुत खुशी है। जिन्होंने आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। और चूंकि अब आप बार भी हमेशा सवाल करोगे, हमने ये कहा था कि राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है। और आज के हालात के अंदर पुलवामा के बाद देश का, प्रदेश का हर नौजवान हमारे ऊपर दबाव बना रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके चुनाव लड़ो, अगर आपको गठबंधन करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करें। मैं जावड़ेकर साहब ने जैसा बताया, आरएलपी राजस्थान की आरएलपी के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी ने एक नागौर की सीट छोड़ी है, बाकी तमाम 24 सीटों के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और पंजाब के जो लगते हुए इलाके हैं, यहाँ आरएलपी के लाखों कार्यकर्ता नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी ताकत लगा देंगे। राजस्थान पुलिस के बेड़े में 67 नए जवान शामिल हो गए हैं। राजस्थान पुलिस अकादमी में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट बैच संख्या 69 में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर राजस्थान पुलिस के बेड़े में 67 नए कांस्टेबल शामिल हो गए। राजस्थान पुलिस अकादमी में इस कार्यक्रम में महानिदेशक प्रशिक्षण राजीव दासोत ने नए जवानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। दासोत ने सशस्त्र परेड की सलामी ली। इस मौके पर प्रशिक्षण के दौरान श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जवानों को सम्मानित भी किया। कांस्टेबल रिक्रूट्स के 69th बैच के 67 कांस्टेबल रिक्रूट्स की दीक्षांत परेड का आयोजन राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में डायरेक्टर आरपीए श्री हेमंत प्रियदर्शी और उनकी पूरी टीम के निर्देशन में आयोजित किया गया और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर मिला। परेड के दौरान धीमे चाल से और तेज चाल से जिस प्रकार का परेड का उत्कृष्ट प्रदर्शन सभी रिक्रूट्स के द्वारा किया गया, वो निश्चित रूप से बहुत ही उच्च श्रेणी का रहा। इनका परेड, ड्रिल, टर्नआउट सभी बहुत उत्कृष्ट था। राजस्थान पुलिस एकेडमी को हाल ही में संपूर्ण उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ एकेडमी फॉर गजेटेड ऑफिसर्स का दर्जा मिला है और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम इस गौरव को और नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।